जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स आदत निर्माण पर लिखी गई सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक पुस्तक है। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा? तो चलिए खुद ही देख लेते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ओलंपिक में केवल एक बार ही स्वर्ण पदक जीत पाई थी। उनका प्रदर्शन दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और सबसे बड़ी साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस में भी उनका प्रदर्शन खराब रहा। यह स्थिति देखने के बाद यूरोप की एक साइकिल निर्माण कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम इस कंपनी की साइकिल इस्तेमाल करती है तो उनकी बिक्री और प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग संगठन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को नया कोच नियुक्त किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड पिछले सभी कोचों से काफी अलग थे, क्योंकि वह रणनीति के साथ काम करता था जो सीमांत लाभ का एकत्रीकरण था। यानी अगर हमारे काम का सबसे छोटा हिस्सा 1% बेहतर तरीके से किया जा सकता है तो अंत में सभी भागों को जोड़ने के बाद परिणाम उत्कृष्ट होगा। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने अपने काम में इस सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने साइकिल की सीट को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए फिर से डिजाइन किया। उन्होंने सवारों के लिए विभिन्न प्रकार के हल्के कपड़े आजमाए। उन्होंने बेहतर पकड़ के लिए टाई पर अल्कोहल रगड़ा। और फिर भी वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने साइकिल चलाने से जुड़ी हर चीज को एक स्तर तक बेहतर बनाने की कोशिश की। इसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने विशेष बिस्तर बनाए ताकि सवार अच्छी नींद ले सकें। उन्होंने डॉक्टर से हाथ धोने की उचित तकनीक सीखी ताकि सवार बीमार न पड़े। उन्होंने अपने सवारों के लिए विभिन्न मालिश केंद्रों की कोशिश की जो बहुत तेजी से मांसपेशियों की रिकवरी कर सकते हैं। यानी डेव ब्रेल्सफोर्ड ने राइडर की आई ड्रॉप से लेकर चेन ऑयल तक हर चीज को नया रूप देने की कोशिश की और इन सभी चीजों में 1% सुधार करने की कोशिश की। और इसका नतीजा बीजिंग ओलंपिक 2008 में देखने को मिला, क्योंकि 60% स्वर्ण पदक उनकी टीम ने हासिल किए और अगले लंदन ओलंपिक में उनकी टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड बनाए। डेव ब्रेल्सफोर्ड की रणनीति थी सीमांत लाभ का एकत्रीकरण, यानी 10 साल में 1% सुधार के बाद, जो 2007 से 2010 तक था। एक साधारण साइकिलिंग टीम ने 178 विश्व चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक और 5 टूर डी फ्रांस जीते। वैसे हम 1% सुधार को नोटिस नहीं कर सकते, लेकिन लंबे समय में यह एक बहुत ही प्रभावी परिणाम दे सकता है, जैसे कि यौगिक प्रभाव। लेखक कहते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लक्ष्य सीधे परिणामों से जुड़े होते हैं, जबकि व्यवस्था उस प्रक्रिया से जुड़ी होती है जो आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर बनाना एक लक्ष्य है, लेकिन स्वस्थ भोजन करना और व्यायाम करना एक व्यवस्था है। परीक्षा में 2.5% अंक प्राप्त करना एक लक्ष्य है, लेकिन रोजाना पढ़कर विषयों को समझना एक व्यवस्था है। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन प्रगति पाने के लिए आपको व्यवस्था का पालन करना चाहिए, क्योंकि विजेता और हारने वाले दोनों के लिए लक्ष्य एक जैसे होते हैं। लेकिन जो व्यवस्था का पालन करता है और निरंतर सुधार करता है, वह अपने लक्ष्य को बहुत तेजी से प्राप्त करता है। इसलिए विजेता उसे कहा जाता है जो लक्ष्य तय करने के बाद निरंतर सुधार करता है। लेकिन हारने वाला वह होता है जो लक्ष्य तय करने के बाद कुछ नहीं करता। जिस तरह कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से बना होता है, उसी तरह उल्लेखनीय परिणाम भी छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। इसलिए अगर आप उल्लेखनीय परिणाम हासिल करना चाहते हैं तो लक्ष्य को भूल जाइए
और व्यवस्था का पालन कीजिए। आमतौर पर आदतों को 2 तरीकों से बदला जा सकता है, परिणाम आधारित और पहचान आधारित। ज्यादातर लोग परिणाम आधारित तरीके से अपनी आदतें बदलना चाहते हैं। इसके बजाय हमें पहचान आधारित आदतों का पालन करना चाहिए। आइए 2 लोगों का उदाहरण लेते हैं जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। जो व्यक्ति परिणाम आधारित आदत के जरिए धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसे सिगरेट ऑफर करते हैं तो वह कहेगा, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो व्यक्ति पहचान आधारित आदतों का निर्माण कर रहा है, वह कहेगा, नहीं शुक्रिया, मैं धूम्रपान नहीं करता। यह कथन बहुत छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। लोग सुधार करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पहचान बदलना नहीं चाहते। इसलिए वे कोई बदलाव नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा हर काम मान्यताओं के एक समूह से उत्पन्न होता है। जो काम आप बार बार करते हैं, वही आपकी पहचान बन जाता है, और यह आपके हर उस कार्य के लिए वोट करता है जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि एक काम आपकी पहचान नहीं बदल सकता, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति को बदला जा सकता है। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो आपके लेखक में एक प्लस पॉइंट होगा। जब भी आप किसी व्यक्ति से आत्मविश्वास और बेहतर तरीके से बात करेंगे तो एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में आपकी पहचान बढ़ेगी। जब भी आप किसी को प्रभावित करेंगे तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आपकी पहचान बढ़ेगी। इसलिए आप तय करें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं और छोटे छोटे कदम उठाकर इसके लिए वोट करते रहें। अगर आप सज्जन बनना चाहते हैं तो सार्वजनिक रूप से आपका व्यवहार सज्जन जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं के साथ आदतें बदल रहे हैं, यानी पहचान आधारित। हमारी आदतें कुल 4 चरणों से बनती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। संकेत एक ऐसी चीज है जो आपको पुरस्कार याद दिलाती है। लालसा हमें पुरस्कार पाने के लिए मजबूर करती है। हमारी प्रतिक्रिया हमें पुरस्कार पाने में मदद करती है, और हम पुरस्कार इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि या तो हम संतुष्ट होंगे या कुछ सीखेंगे। आदत एक तरह का व्यवहार है जो बार बार दोहराए जाने के बाद हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। आदत बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य कम ऊर्जा और प्रयास से अपनी समस्याओं को हल करना होता है। हम किसी भी आदत को 4 भागों में बांट सकते हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। और इन 4 भागों में से अगर एक चीज अपर्याप्त होगी तो वह व्यवहार हमारी आदत नहीं बनेगा। CUE को अलग रखने से आदतें नहीं बनेंगी। कम लालसा होने पर आप उस काम को करने में रुचि नहीं लेंगे। अगर आप कोई मुश्किल जवाब देते हैं तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, और अगर कोई इनाम आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता है तो आप उसे दोबारा नहीं कर पाएंगे। मैं आपको इन सभी CUE, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम का एक उदाहरण देता हूं। अगर आप बैठे हैं और आपका फोन बजता है तो यह CUE है। अब आप फोन का मैसेज पढ़ना चाहते हैं, जिसे लालसा कहते हैं, और फिर आप उस मैसेज को पढ़ने के लिए फोन को अपने हाथ में रखते हैं, जो प्रतिक्रिया है। और मैसेज पढ़ने के बाद आपको जो एहसास होता है वही इनाम है, और इनाम जितना संतोषजनक होगा उतना ही आप उस प्रक्रिया को दोहराना चाहेंगे। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो आपको क्यू को दृश्यमान क्यू, आकर्षक क्रेविंग, आसान प्रतिक्रिया और संतोषजनक पुरस्कार बनाना होगा। उदाहरण के लिए, आप किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी किताबों को दृश्यमान बनाना होगा, जो क्यू है, यानी इसे ऐसी जगह रखें जहां आप इसे आसानी से देख सकें। उदाहरण के लिए, सोफा, बेड, टेबल आदि पर, जिससे आप किताब पढ़ने के लिए आसानी से नोटिस कर सकें। अगला कदम क्रेविंग को आकर्षक बनाना है। इसके लिए आप किताबों में बुकमार्क का इस्तेमाल करें ताकि आप आसानी से पता लगा सकें कि आपने अपनी पढ़ाई कहां छोड़ी है।
और 10-15 मिनट के कम समय में आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आप किताबों को अपने हाथों में भी रख सकते हैं, यानी आप जहां बैठे हैं वहां से हाथ फैलाकर किताबें उठाएं। इससे आपकी प्रतिक्रिया आसान हो जाएगी। अपनी किताब को दूर न रखें, इसलिए आपको इसे लेने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इसे उस स्थान पर रखें जहां से आप इसे जल्दी से ले सकते हैं। अंतिम चरण है रिवॉर्ड को संतोषजनक बनाना। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी विशेष समय पर कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसलिए सही पुस्तक का चयन करके आपकी संतुष्टि का स्तर बढ़ाया जा सकता है। यदि आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो इसी प्रक्रिया को उल्टा करें, यानी अदृश्य संकेत, अनाकर्षक लालसा, कठिन प्रतिक्रिया और असंतोषजनक रिवॉर्ड बनाने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आप फोन की लत छोड़ना चाहते हैं तो पहला चरण है संकेत को अदृश्य बनाना, यानी आप अपने फोन को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे आसानी से न देख सकें। अगला चरण है लालसा को अनाकर्षक बनाना। आप बार बार अपना फोन चेक करके सोच सकते हैं कि आपको अब तक कुछ नहीं मिला, और इस तरह आप अपने मोबाइल फोन की लालसा को कम कर सकते हैं। जवाब देना मुश्किल बनाने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया वह शायद सबसे कारगर था। मैंने फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट हटा दिया और 12 अंकों का पासवर्ड बनाया, जो कैपिटल और स्मॉल लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन था। और इन मुश्किल पासवर्ड को टाइप करने में मुझे करीब 15 सेकंड लगते थे। इससे कुछ दिनों में मेरा फोन चेक करने की आदत छूट गई, क्योंकि आपका दिमाग थोड़े से इमोशनल रिलीफ के लिए जटिल पासवर्ड याद करके टाइप करना पसंद नहीं करता। इसलिए यह आपको बिना किसी जरूरत के फोन अनलॉक करने के लिए नहीं कहेगा। आखिरी तरीका है रिवॉर्ड को असंतोषजनक बनाना। आप अपने फोन से समय बर्बाद करने वाले ऐप्स डिलीट कर दें, और अगर आपको अपने फोन की लत है तो इसे ग्रे स्केल में इस्तेमाल करें, जिससे प्लान किए गए रिवॉर्ड असंतोषजनक हो जाएंगे। तो ये हैं अच्छी आदतें बनाने के लिए आसान चीजें। अगर हम इसे क्रमशः संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के लिए दृश्यमान, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाते हैं, और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम इन आदतों को उलट सकते हैं और अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। अगर हम इसे क्रमशः संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार के लिए अदृश्य, अनाकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाते हैं। आइए कुछ रोचक सिद्धांतों को जानते हैं जो हमारी आदतों से संबंधित हैं। ज्यादातर हमारी आदतें करीबी, कई और शक्तिशाली समूहों से बनती हैं, यानी हम उन आदतों का पालन करना शुरू करते हैं जिनका पालन हमारे करीबी लोग करते हैं, और वे आदतें जिनका पालन शक्तिशाली और कई लोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है और उन्हें कोई भी काम शुरू करने के लिए कुछ प्रेरणा की आवश्यकता होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें प्रेरणा की नहीं, स्पष्टता की कमी है, यानी उन्हें नहीं पता कि क्या, कब और कैसे शुरू करना है। भारतीयों ने प्रेरणा को थोड़ा गंभीरता से लिया है, जबकि प्रेरणा से ज्यादा पर्यावरण मायने रखता है। एक बार बोस्टन के एक छात्रावास के कैफेटेरिया में कुछ छात्र कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। इसकी खबर खाद्य प्रबंधन विभाग को मिली। उन्होंने बिना कुछ कहे छात्रों को कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कैफेटेरिया में कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलों की व्यवस्था में बदलाव किया। इसके जरिए छात्र कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीने लगे। लोग उत्पादों का चयन उस जगह के हिसाब से करते हैं जहां उन्हें रखा जाता है, न कि अपने फायदे के लिए। उदाहरण के लिए, आप अपने किचन में रखे पैक किए गए सामान को जल्दी से नहीं उठाएंगे, लेकिन जो सामान फ्रिज में या किचन में खुले में रखा होगा, आप उसे खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पर्यावरण के साथ कुछ ऐसा होता है जो मानव व्यवहार को बहुत आसानी से बदल देता है। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट
के वॉशरूम को साफ रखने के लिए एयरपोर्ट के सफाई कर्मचारियों ने एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रयोग किया। उन्होंने मूत्रालय के बीच में कीड़े का एक छोटा सा स्टिकर चिपका दिया। इसके जरिए हर कोई उस कीड़े को निशाना बनाकर हटाना चाहता था और इस प्रयोग से मूत्रालय के आसपास का फैलाव कम हो गया और हवाई अड्डे का शौचालय ज्यादा साफ और ताजा हो गया। हम सोचते हैं कि आत्मानुशासित होने के लिए ज्यादा इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अनुशासित लोग अपने जीवन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन्हें अनुशासित होने के लिए आत्मनियंत्रण की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें लगता है कि टीवी बहुत समय ले रहा है तो वे टीवी को फेंक देते हैं। यानी अगर टीवी नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप व्यवस्थित तरीके से आत्मानुशासन बनाएंगे तो यह बहुत आसान है। आत्मानुशासन, उचित निर्देश और कड़ी मेहनत के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण पोलगर बहनों की कहानी है। हंगरी के शतरंज शिक्षक और शिक्षा मनोवैज्ञानिक लाज़लो पोलगर कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि छात्र जानबूझकर अभ्यास और अच्छी आदतों के जरिए प्रतिभाशाली बन सकते हैं। उन्होंने इस प्रयोग के लिए एक शिक्षिका कार्ला को चुना और वह भी मानती थी कि उचित निर्देशों के माध्यम से हम अपने कौशल को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रयोग के लिए उन्होंने शतरंज को चुना और उन्होंने अपने विद्यार्थियों को शतरंज में विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए पूरी योजना बनाई। लेज़लो और कार्ला की 3 बेटियां थीं। उनके नाम जुजा, जोफिया और जुडिथ थे। जुजा और जोफिया ने शतरंज में कई उपलब्धियां हासिल की और सबसे छोटी जुडिथ ने 12 साल की उम्र में दुनिया के शीर्ष 100 शतरंज खिलाड़ियों में जगह बनाई और 15 साल की उम्र में वह दुनिया की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गई। इसके कारण वह लगातार 37 साल तक दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी रही। मेरे कहने का मतलब है कि हम उचित माहौल और अच्छी आदतों के सहारे कई चीजें हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर क्लिप रणनीति की। एक ऐसी रणनीति जिसने एक सामान्य बैंक कर्मचारी को 6 अंकों की आय दी। स्टीफन की मेज पर 2 जार हुआ करते थे, जिसमें पहला जार 120 पेपर क्लिप से भरा होता था और दूसरा खाली रहता था। स्टीफन हर दिन सेल्स कॉल करते थे और कॉल पूरा करने के बाद वे एक जार से दूसरे जार में पेपर क्लिप डालते थे। इस तरह वे अपने दिन की शुरुआत इन 120 पेपर क्लिप से करते थे और तब तक सेल्स कॉल करते थे जब तक वे सभी पेपर क्लिप हटा नहीं देते। स्टीफन के इस सरल रहस्य ने कुछ महीनों में बैंक को लाखों डॉलर का मुनाफा दिलाया। इससे उनकी आय 6 अंकों में हो गई। पेपर क्लिप रणनीति हमारी प्रगति को दृष्टिगत रूप से मापने में मदद करती है। आप अलग अलग तरीके चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मार्बल निकालना, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रगति को दृष्टिगत रूप से मापकर आप अपना बचा हुआ समय देख सकते हैं, जिससे आपको निरंतर प्रगति करने में मदद मिलेगी। आदत ट्रैकिंग के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि जब आपका मूड नहीं होता है तो प्रगति को भूल जाना बहुत सामान्य बात है। लेकिन आदत ट्रैकिंग आपकी मेहनत का दृश्य प्रमाण है, जो आपको याद दिलाता है कि आप कहां थे और आपने कितनी प्रगति की है। आपने यह वाक्य कई बार सुना होगा कि किताब से हटकर सोचें या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, लेकिन कोई भी यह नहीं बताता कि वे किस कंफर्ट जोन और किताबों की बात कर रहे हैं। मुझे इस समस्या का समाधान एटॉमिक हैबिट्स नामक किताब में मिला। वह है गोल्डीलॉक्स जोन। मानव मस्तिष्क चुनौतियों का सामना करना पसंद करता है, लेकिन जो चुनौतियां हमारे मस्तिष्क के कठिनाई स्तर के इष्टतम क्षेत्र में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, आपको टेनिस खेलना पसंद है, लेकिन अगर आप इसे 10 साल के बच्चे के साथ
खेलना शुरू करेंगे तो आप जल्द ही ऊब जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत आसान है। और अगर आप इसे रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स जैसे पेशेवर खिलाड़ियों के साथ खेलना शुरू करेंगे तो जल्द ही आप प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि वे बहुत कठिन खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने बराबर के खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आप दोनों जीत सकते हैं, और आप केवल अधिक प्रयास करके ही जीतेंगे। और इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है कि एक इंसान केवल तभी प्रेरित होगा जब वह अपनी वर्तमान क्षमता के किनारे पर होगा, न तो अधिक कठिन और न ही आसान, बस किनारे पर, जिसे आपने कभी कभी क्रिकेट मैच में देखा होगा। वो तब जब दोनों शक्तिशाली टीमें होती हैं और जीतने के लिए अगर कुछ गेंदें और रन बचे होते हैं तो जो टीम मेहनत करके खेलती है वो ही अपने कंफर्टेबल जोन को आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें अपने कंफर्ट जोन को आगे बढ़ाने के लिए अपने कठिनाई स्तर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ी दूर, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ही अपने कंफर्ट जोन को आगे बढ़ाना पड़ता है। आजकल लोग सफलता नहीं पा सकते बोरियत की वजह से, असफलता की वजह से नहीं, क्योंकि किसी चीज पर महारत हासिल करने के लिए बार बार वही करने की जरूरत होती है, और लगातार एक ही चीज करते करते आप बोर हो जाते हैं और आप वो काम छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि सफल लोगों के पास इतना पैसा होता है। लेकिन कई कोच कहते हैं कि सफल लोग भी आम लोगों की तरह बोर होते थे। वो भी आम लोगों की तरह ही निराश और बोर महसूस करते थे, लेकिन फिर भी वे उस अभ्यास को जारी रखते थे जो उन्हें विश्व स्तरीय बनाता था। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट बिल्डिंग की पूरी सामग्री शामिल है। अगर आप आदतों को समझना चाहते हैं